हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कुछ डिस्कस किया था रिगार्डिंग सम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल। तो आई थिंक वो आपको क्लियर हो गए होंगे कॉन्सेप्ट्स। और भी कुछ रूल्स हैं और भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं अकाउंट्स के, उसको डिस्कस करेंगे थोड़ा टाइम के बाद डिस्कस करेंगे उसको, बिकॉज अभी आप सब कुछ क्लब करोगे तो सब कंफ्यूजन हो जाएगा माइंड में। तो जो रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट्स थे, जो रिक्वायर्ड प्रिंसिपल्स थे, मैंने आपसे डिस्कस किए। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स थे वो कौन कौन से थे आपके, जिसको आप सम्स में यूज करते हो। एक तो आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप फ्रीक्वेंटली सम्स में यूज करते हो। दूसरा था आपका ड्यूअल एस्पेक्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इन दोनों को अच्छे से समझना है आपको। मे बी आपकी बुक में भी इसका लिखा होगा। हाँ प्लीज बोलो ना। सर वो दोनों वापस से एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो यस पहले मैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट ही आपको रिवाइज करवा देता हूँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और अकाउंट्स में आप इसको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हो। एंड यू विल नॉट बिलीव, आप इस चीज की इंपॉर्टेंस को फील करोगे आगे जाके। आप जितनी भी अकाउंट्स रेडी करोगे, दीज अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द एक्रूअल बेसिस। तो जस्ट इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मैंने बोला था कि बिजनेस में हम लोग अकाउंटिंग पीरियड एक फॉलो करते हैं यूजली। से फॉर एग्जांपल इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल इटसेल्फ। से 1 अप्रैल 19 को आपने अपने अकाउंटिंग ईयर को स्टार्ट किया, और सपोज ये आपका अकाउंटिंग ईयर इज फॉर 1 ईयर, इट विल एंड्स ऑन 31 मार्च 2020। तो ये आपका एक कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर हो जाता है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 ऑनवर्ड्स आपका नया फाइनेंशियल ईयर ओपन होता है। तो दिस फाइनेंशियल ईयर इज 1920, एंड फ्रॉम द 1 अप्रैल 20 ऑनवर्ड्स आपका जो न्यू ईयर स्टार्ट होगा, इट विल एंड्स ऑन 31 मार्च 2021। तो ये आपका ईयर रहेगा 2021। तो देखो, जैसे आप अपने स्कूल में आप नोटबुक्स ओपन करते हो, साइंस के लिए अलग, मैथ के लिए अलग, हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, सेम काम यहाँ पे बिजनेस भी करता है। हर एक ईयर की उनकी न्यू बुक्स बनती हैं, कैश के लिए अलग, परचेज के लिए अलग, सेल्स के लिए अलग। तो जैसे आपने मैथ साइंस की बुक बनाई, सेम वैसे ही बिजनेस बुक्स बनाता है अपने लिए। कैश का बुक अलग बनेगा, परचेज का अलग बनेगा, सेल्स का अलग बनेगा, कुछ एक्सपेंडिचर्स की उसका अलग बुक बन जाएगा, कुछ इनकम्स आपको हो रही है उसका अलग से बुक बन जाएगा। तो और हम लोग यहाँ पे करते क्या है, हर ईयर के बाद जैसे आपका ईयर क्लोज होगा, तो फ्रॉम 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स आप अपनी बुक्स को भी चेंज कर देते हो। आप अपनी नई बुक्स को ओपन करोगे फ्रॉम 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स। तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे सपोज मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास बिजनेस में सपोज 100 एम्प्लॉइज है सपोज, एंड ईच वन इज टेकिंग ए सैलरी ऑफ से ₹1000 पर मंथ, ये इनका सैलरी बनता है। तो सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020 की मैं अगर बात करूं, तो दिस सैलरी विल बी ₹1 लाख। अगर मैं टोटल सैलरी की बात करता हूं तो मार्च के मंथ का सैलरी कितना बना, ₹1 लाख का। तो नॉर्मली बिजनेस में क्या होता है ना, सैलरी पे करने में देयर मे बी सम डिलेज ऑफ 2 डेज, 5 डेज, 10 डेज। तो सपोज आपने मार्च 2020 का सैलरी जाके पे किया से 5 अप्रैल 2020 को, तो इट वाज अ डिले ऑफ 5 डेज। तो देखो, ये 5 डेज के डिले में एक्चुअली लॉजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्प्लॉय इज नॉट गोइंग टू क्लेम फॉर एनीथिंग फॉर द डिले ऑफ 5 डेज। बट यहां पर डिफिकल्टी क्या आ जाती है कि 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स आपको अपनी अकाउंट्स की बुक्स को चेंज करना होता है। 31 मार्च 20 में आप अपनी प्रीवियस ईयर की बुक्स को क्लोज करोगे टू फाइंड आउट कि आपने 1920 में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस अर्न किया। तो यहां पे अकाउंट्स की बुक में डिफिकल्टी क्या आ गई, अभी ये सैलरी तो मार्च की थी बट आपने पे किया 5 अप्रैल को। फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 ऑनवर्ड्स आपको अपनी नई बुक्स को ओपन करना है, नए फाइनेंशियल ईयर को ओपन करना है। तो डिफिकल्टी यहां पर क्या आई अभी कि ये मार्च की सैलरी थी, मैं अप्रैल में शो करूं या मार्च में ही शो करूं। तो हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट और एक्रूअल रूल क्या बोलता है कि ये सैलरी का जो ओरिजिन था, ये सैलरी जो है वो सॉरी मार्च को बिलोंग करती है। तो इफ इट बिलोंग्स टू द मंथ ऑफ मार्च, तो इसको आपको मार्च में ही शो करना पड़ेगा। आप चाहे सैलरी को अप्रैल में पे करो, चाहे अक्टूबर में पे करो, चाहे आप 1 साल के बाद पे करो, नो मैटर्स। तो आप इस रूल को फॉलो क्यों करते हो, उसके पीछे का रीजन समझो आप। हर एक बिजनेस का मोटिव कॉमन है, प्रॉफिट अर्न करना है। तो चाहे आपका बिजनेस स्मॉल हो, चाहे आपका एक बड़ा कंपनी हो, एट द एंड ऑफ द डे मोटिव तो सबका सेम ही है कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है। तो उस प्रॉफिट में एक्यूरेसी तो आनी चाहिए ना। तो अगर सपोज मैं मार्च की सैलरी अप्रैल में शो कर दूं, सपोज मार्च की सैलरी मैं अगर अप्रैल में शो कर दूं, तो क्या होगा, मेरा 1920 का जो प्रॉफिट है ना वो रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज सैलरी पे करना इज ए एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस।
तो अगर आप मार्च की सैलरी अप्रैल में दिखा रहे हो तो क्या होगा, यहाँ पे 1920 की जो एक्सपेंडिचर्स थी आपने 2021 में शो कर दी, तो 1920 का प्रॉफिट भी रॉन्ग हो गया और आपका 2021 का प्रॉफिट भी रॉन्ग हो गया। तो इन द सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बोलूं तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे रूल का, कि जिस मंथ की, जिस फाइनेंशियल ईयर की एक्सपेंडिचर्स हैं या इनकम्स कुछ भी हो सकता है, आपको उसी ईयर में उसको शो करना है। एक्सपेंडिचर आप चाहे 2 मंथ्स के बाद पे करो, चाहे 8 मंथ के बाद, चाहे 2 ईयर्स के बाद पे करो, उनका ओरिजिन जिस मंथ में होगा उसी मंथ में आप उन एक्सपेंसेस को और इनकम्स को शो करोगे। अभी भी कोई डाउट प्लीज पूछो मेरे को इसमें। नो सर। वेरी गुड। दूसरा जो अकाउंटिंग का जो इंपॉर्टेंट रूल है वो है ड्यूअल एस्पेक्ट। ये भी आप बहुत फ्रीक्वेंटली सारे सम्स में इनफैक्ट यूज करोगे, और ये तो आप फर्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स यूज करना शुरू कर दोगे। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है आपको, जितने भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होंगे, ईच ट्रांजैक्शन विल हैव एटलीस्ट 2 इफेक्ट। और एक्चुअली इस चीज को आप रियल लाइफ में फील करते हो। आपने एक मोबाइल परचेज किया तो आपके पास से मनी चला गया, यू विल गेट द मोबाइल। आपने सपोज रेस्टोरेंट में सपोज कुछ सर्विसेज अवेल करी तो यू विल गेट ए फूड स्टफ एंड आपके पास से मनी चला गया। तो बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं हर एक का डबल इफेक्ट होता है। और हमारे अकाउंटिंग के रूल्स क्या बोलते हैं, बोथ द इफेक्ट्स शुड बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूं आपसे कि परचेज्ड ए मशीन से फॉर ₹10 लाख, तो सुनने में काफी अच्छा साउंड कर रहा है कि आपने एक मशीन परचेज कर लिया 10 लाख रुपीस का, बट हर एक ट्रांजेक्शन को आपको 2 पार्ट में ब्रेक करना होगा। पहला पार्ट यहां पे क्या बना कि मशीन आपने परचेज करी तो बिजनेस में मशीन इन हो जाएगी 10 लाख रुपीस की। सेम वे बिजनेस से कैश भी आउट हो रहा है, तो बिजनेस से जो कैश आउट होगा वो कितना होगा, 10 लाख रुपीस का। तो जैसे मैंने बोला कि आप अपने एकेडमिक सेशन में भी बुक्स मेंटेन करते हो, इकोनॉमिक्स का बुक अलग होगा, बिजनेस स्टडीज का अलग होगा, अकाउंट्स का अलग रहेगा, कॉमर्स का अलग रहेगा। तो सेम वे बिजनेस भी मशीन के लिए एक अलग से बुक बना लेगा, कैश के लिए एक अलग से बुक बनाएंगे वो लोग, सैलरी पे करने का बुक एक अलग रहेगा, परचेज करने का बुक एक अलग रहेगा, सेल करने का बुक एक अलग रहेगा। तो दे मेंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स। तो इस रूल को फॉलो करने का फायदा क्या होता है, बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, देखो पहली चीज तो आपने मशीन परचेज करी तो मशीन की बुक में आई विल मेंशन दैट बिजनेस में इतना मशीन इन हो गया। तो अगर आपने मशीन को इन किया है बिजनेस में तो आप अपनी कैश की बुक से, जो आपने बुक कैश के लिए मेंटेन किया हुआ है, उसमें से उतना कैश माइनस भी तो करना पड़ेगा ना, अदरवाइज दीज 2 बुक्स विल नॉट गेट रिकॉन्साइल। तो आपको इनको रिकॉन्साइल तो करना पड़ेगा अभी, और उस रिकॉन्सिलेशन करने के लिए हम लोग हर ट्रांजैक्शन को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे एंड बोथ द पार्ट्स विल बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अभी भी कोई डाउट है प्लीज मेरे को पूछो। नो सर। वेरी गुड। कोई डाउट हो प्लीज पूछ के चलना, बिकॉज यू नो आप लोगों का फाउंडेशन मुझे बहुत स्ट्रांग करना है, बिकॉज फाउंडेशन एक बार स्ट्रांग हो गया ना, अकाउंट्स आगे का बहुत इजी लगेगा आपको। चलो आगे मूव करते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट कुछ अकाउंटिंग टर्म्स में आपसे डिस्कस करूंगा आज। काफी लोगों ने इसको पढ़ा भी हुआ है बट स्टिल बहुत सारे बच्चे न्यू हैं, तो उनके लिए तो सब कुछ कवर करना है। अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर आते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको न्यू सुनने को मिलेंगे, कुछ नहीं इनफैक्ट काफी सारी। पहले एक वर्ड पे आते हैं हम लोग, एसेट। मे बी आप लोग के स्कूल में डेफिनेशंस वगैरह कवर करी होंगी, बट फिर भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं आपको। डेफिनेशंस याद तो हो जाती हैं अपने आप, बट ये कॉन्सेप्ट समझना इसका मतलब क्या है। देखो एसेट की मैं अगर बात करूं तो थोड़ी देर के लिए अकाउंट्स को साइड में अगर कर दे, 11th में आने से पहले आप लोग के माइंड में एसेट वर्ड क्या साउंड करता था, क्या स्ट्राइक करता था माइंड में? काफी लोगों ने तो पढ़ा है मेरे से। स्टेफी आप बताओ, क्रिश, स्टेफी। Sure, asset means like an important person. Important person, very good. Krish? So it's new for me. Okay, it's new for you, ना? और कौन किसने नहीं पढ़ा है? वंशिका आपने कवर किया था एसेट? Yes sir. ओके, नो इशू। तो आई थिंक बाकी लोगों ने सबने कवर किया है, तो मैं बताता हूँ आपको। देखो एसेट जैसे बोला इंपॉर्टेंट पर्सन, तो एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं कि बिजनेस की स्ट्रेंथ। बात तो यहाँ बिजनेस की करेंगे हम लोग अभी। तो बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या होती है? बिजनेस की स्ट्रेंथ होती है बिजनेस की मशीन। इफ यू हैव ए गुड मशीन तो आपकी स्ट्रेंथ है ये। बिजनेस की बिल्डिंग, बिजनेस की लोकेशन, बिजनेस के एम्प्लॉइज, ये सब बिजनेस की स्ट्रेंथ होती है, और उसी स्ट्रेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। और इन द अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन से
कि बिजनेस के जो एसेट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल हेल्प्स द बिजनेस टू इंप्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी. इट विल हेल्प द बिजनेस टू इंप्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी. सोचो अभी आप, इफ यू हैव ए बेटर मशीन, बेटर बिल्डिंग, बेटर लोकेशन इन द बिजनेस, better employees with you, better staff with you, so they help the business to earn extra income or extra profit. और इन चीजों को हम लोग बिजनेस में क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं. एसेट की अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो एसेट्स को वी कैन क्लासिफाई ऑन द टू बेसिस. तो देयर आर टू वेज टू क्लासिफाई द एसेट. नंबर वन जो रहेगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ टच. ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? टच. तो इफ यू क्लासिफाई द एसेट ऑन द बेसिस ऑफ टच, तो उस केस में हम लोग एसेट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. वन इज टेंजिबल एसेट. वन इज व्हाट? टेंजिबल एसेट. एंड वन इज इनटेंजिबल एसेट. इनटेंजिबल एसेट. टेंजिबल का एसेट का मतलब क्या होता है? जिनका बिजनेस में फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, मींस दे एग्जिस्ट इन द बिजनेस. इनको आप टच कर सकते हो, कैन बी टच्ड, एंड इवन कैन बी सीन. इसको आप देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो. नंबर थर्ड, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूं यहां पे मशीन, आप मशीन को टच कर सकते हो. बिल्डिंग को आप टच कर सकते हो. प्लांट, फर्नीचर, कैश वगैरह सब कुछ आप टच कर सकते हो. तो इन एसेट का बिजनेस में एग्जिस्टेंस भी है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है. इट कैन बी टच्ड, इट कैन बी सीन. तो आप मशीन को देख सकते हो, टच कर सकते हो. बिल्डिंग को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो. फर्नीचर को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो. कैश को आप देख सकते हो, टच भी कर सकते हो. ऑल दोज एसेट्स विच हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस इन द बिजनेस, इट कैन बी टच्ड, इट कैन बी सीन, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? टेंजिबल एसेट. इनटेंजिबल की मैं अगर बात करूं तो इनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस बिजनेस में नहीं होता है. No physical existence. It cannot be touched. Cannot be touched and seen. इनको आप ना देख सकते हो, ना टच कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूं यहां पे सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वर्ड टू यू. पेटेंट, बड़े सारे एग्जाम्पल है इसके. फॉर्मूला, रेसिपी. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट. आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वर्ड टू यू. तो इंटेंजिबल का मतलब यहां पर क्या है कि इन एसेट को आप टच नहीं कर सकते हो, इन एसेट को आप देख भी नहीं सकते हो, और इनका बिजनेस में कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है. देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट वर्ड, गुडविल. तो मैं आपको सारे वर्ड्स यहां पे एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि कोई डाउट माइंड में रहना नहीं चाहिए. सॉफ्टवेयर की बात करते हैं. सॉफ्टवेयर को ना हम देख सकते हैं, ना हम इसको टच कर सकते हैं. इनका बिजनेस में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बट स्टिल सॉफ्टवेयर एक्ट एज ए एसेट फॉर यू. एंड आई कैन गिव यू एन नंबर ऑफ एग्जांपल फॉर दिस. फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूं आपसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमैटो एंड ऑल, इनके बिजनेस का स्ट्रेंथ क्या है? इनका सॉफ्टवेयर. एक दिन इनका सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर दे, इनका बिजनेस बंद हो जाएगा उस दिन. तो एक्चुअली ये सारे के सारे बिजनेस आजकल सॉफ्टवेयर ड्रिवन बिजनेस है. तो सॉफ्टवेयर उनका क्या है? एसेट. दूसरा वर्ड आप लोगों ने सुना होगा बहुत ज्यादा, कॉपीराइट. और ये वर्ड हम लोग आई थिंक यूट्यूब वगैरह में काफी सुनते हैं, कॉपीराइट वर्ड. कॉपीराइट का मतलब क्या है कि सपोज आपने किसी कंटेंट का कुछ क्रिएशन किया, आपने कोई बुक लिखा, आपने कोई मूवी बनाई सपोज. तो जब भी आप किसी कंटेंट का कुछ क्रिएशन करते हो तो ओनली यू आर द ओनर ऑफ दैट कंटेंट. उसको कॉपी करने का राइट सिर्फ आपके पास होता है. तो अगर आप उस कॉपी करने के राइट को किसी को सेल करोगे तो यू विल गेट ए मनी फॉर दैट. तो आप कंटेंट तो एक ही बार क्रिएट करोगे, पर जितनी बार कोई भी उसकी कॉपी करेगा, ही हैज टू पे कंपनसेशन टू यू. एंड वी कैन नॉट टच द कॉपीराइट. वी कैन नॉट टच द कॉपीराइट. सेम वे पेटेंट. पेटेंट बेसिकली हम लोग कहां पे यूज करते हैं? सपोज आपने कुछ नया इन्वेंशन किया, आपने कुछ नया इन्वेंशन किया, तो उस इन्वेंशन को अगर आप किसी और को सेल करते हो तो वहां पर हम पेटेंट वर्ड यूज करते हैं. फॉर नॉट ओनली फॉर द इन्वेंशन. सपोज जैसे मैं बोलूं आपसे, सपोज आपको एक रेस्टोरेंट ओपन करना है. सपोज क्रिश, सपोज आपको एक रेस्टोरेंट ओपन करना है. कैन यू ओपन योर रेस्टोरेंट इन द नेम ऑफ मैकडोनल्ड्स?
नहीं सर, परमिशन लगेगी क्यों? सर। मैकडोनल्ड्स मैं ओन नहीं कर रहा हूँ ना, सो हाउ कैन आई ओपन वन ब्रांच? आई नीड परमिशन फ्रॉम द ओनर और समथिंग। यस, बिकॉज वो जो नेम है वो उन्होंने पेटेंट करवा दिया अपने नाम पे। तो जब भी हम कुछ नया इन्वेंशन करते हैं तो उस केस में आप उसको पेटेंट कर सकते हो, और वो फॉर्मूला, वो आप इन्वेंशन किसी और को अगर सेल करते हो तो आपको उससे इनकम रिसीव होती है, एंड वी कैन नॉट टच द पेटेंट। सेम वे फॉर्मूला, सपोज आपने कुछ नया फॉर्मूला क्रिएट कर दिया, फॉर्मूला फॉर द कोविड वैक्सीन सपोज बना दिया आपने, तो उससे आपको इनकम अर्न होगी। कब होगी? जब आप उस फॉर्मूला को किसी और को सेल करोगे। सेम वे रेसिपी, अगर मैं रेस्टोरेंट की बात करूं तो रेसिपी वर्ड को भी, रेसिपी को भी आजकल एक हम लोग इंटेंजिबल एसेट मान के चलते हैं। रेसिपी मींस, जैसे सपोज मैं आपको बोलूं, अगर आप बात करते हो डोमिनोज की या मैकडोनल्ड्स की या पिज्जा हट की, कहीं की भी बात करो आप, तो उनके जो मेन्यू कार्ड में जो रेसिपी है, देयर मे बी सम लिस्ट ऑफ आइटम्स जो कस्टमर्स को बहुत अट्रैक्ट करते होंगे। मैक महाराजा बर्गर सुना होगा आप लोगों ने, तो क्या आप अपने बर्गर का नाम वो रख सकते हो? नहीं रख सकते हो, बिकॉज वो रेसिपी उनके पास है, वो फॉर्मूला उनके पास है उसको क्रिएट करने का, और वो रेसिपी से कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, और दैट हेल्प्स देम द बिजनेस टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम। Same way goodwill. Goodwill is what? It is a brand image, it is a reputation of the business. And because of this brand image, because of this reputation, business को काफी help होती है to earn extra profit. हम लोग आईफोन परचेज करते हैं 1,20,000 रुपए का, क्यों? बिकॉज उस ब्रांड में गुडविल है। नो डाउट क्वालिटी अच्छी है उनके गुड्स की, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट स्टिल वी आर पेइंग एक्स्ट्रा फॉर द गुडविल। सोचो आप, सपोज आप किसी मॉल में जा रहे हो, और उस मॉल में सपोज आपने कुछ क्लोथ्स वगैरह परचेज किए, एक ब्रांडेड शोरूम में जाके आपने, सोचो अगर आप उसी क्लोथ से, मैं अगर ब्रांड का टैग हटा के उस क्लोथ को मैं लोकल शॉप में सेल करूं, तो नो वन इज गोइंग टू पे 3,000-4,000 रुपीज फॉर दैट क्लोथ। वाई? बिकॉज उसमें से मैंने ब्रांड का टैग हटा दिया। तो दैट मीन्स वी आर पेइंग एक्स्ट्रा फॉर द ब्रांड ऑल्सो। तो दैट टाइप्स ऑफ इनकम फॉर द बिजनेस इज क्रिएटेड बाय द गुडविल ओनली। तो गुडविल इज अ ब्रांड इमेज, इट इज अ रेपुटेशन, और उस गुडविल की वजह से बिजनेस को एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, और हम किसी की रेपुटेशन को, किसी की ब्रांड इमेज को टच नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई दीज एसेट्स आर कॉल्ड एज व्हाट? इंटेंजिबल, बिकॉज इनका बिजनेस में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इनको आप टच नहीं कर सकते हो, इनको आप देख भी नहीं सकते हो, बट स्टिल दे एग्जिस्ट इन द बिजनेस एंड दे हेल्प देम टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट। किसी को यहां पर 1% भी डाउट है, प्लीज मेरे को पूछो। किसी वर्ड में कहीं पर भी डाउट आ रहा है? कोई डाउट किसी को? सर गुडविल मतलब बेसिकली ब्रांड नेम और एनीथिंग, राइट? या जिससे उसका रेपुटेशन बन जाए। जिससे उसका रेपुटेशन बढ़ता है। अभी सोचो ना आप, कस्टमर व्हाई दे प्रेफर मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, पिज्जा हट? बिकॉज उनके पास एक ब्रांड इमेज है ना, यस सर। दे हैव ए रेपुटेशन, एंड बिकॉज ऑफ देयर रेपुटेशन दे अर्न एक्स्ट्रा इनकम। सोचो आप, ओके सर। सपोज कल को मैं एक पिज्जा का आउटलेट ओपन कर दूं, बट मेरे पास ब्रांड इमेज नहीं है, मेरे पास रेपुटेशन नहीं है, मे बी मेरे गुड्स का क्वालिटी उनसे बेटर हो सकता है, बट स्टिल मेरे पास ब्रांड नेम नहीं, मेरे पास ब्रांड इमेज नहीं है, तो आई कैन नॉट अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट, बिकॉज मेरे पास उस केस में गुडविल नहीं होगी। तो ऑन दैट नोट, गुडविल हेल्प्स द बिजनेस टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम। और कोई डाउट किसी को प्लीज, और कोई डाउट किसी को प्लीज पूछो। तो सेकंड क्लासिफिकेशन जो है आपके एसेट का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ। ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ। तो अगर आप एसेट को डिवाइड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लाइफ, तो यहां पर भी हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो रहेगा आपका नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, and it is also called as what? Fixed asset. It is also called as fixed asset. And दूसरा रहेगा आपका current asset. तो यहां पर आप एसेट को टच के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं कर रहे हो, यहां पर आप एसेट को लाइफ के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हो। तो कोई भी ऐसा एसेट जिसका लाइफ जो रहेगा यूजली मोर देन 12 मंथ का रहेगा, तो अगर इनका लाइफ मोर देन 12 मंथ है, दैट एसेट्स विल बी कॉल्ड एज ए फिक्स्ड एसेट। नंबर 2, इनका फॉर्म चेंज नहीं होगा, फॉर्म विल नॉट चेंज, इनका फॉर्म एज इट इज रहेगा। नंबर 3, इट गेट्स डेप्रिशिएटेड,
और appreciated, sometimes appreciated also. मैं आपको सारे वर्ड्स अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे बोलूं बिल्डिंग, मशीन, तो सपोज आपने बिजनेस में एक मशीन परचेज किया, या आपने बिजनेस में एक बिल्डिंग परचेज किया, या आपने बिजनेस में एक कार परचेज किया, तो इन सारे एसेट का लाइफ यूजुअली मोर देन 12 मंथ होता है. तो अगर आपने एक बिल्डिंग परचेज किया तो डेफिनेटली आप उस बिल्डिंग को तो एटलीस्ट 12 मंथ तो अपने पास रखोगे ना. या आपने एक मशीन परचेज किया तो उस मशीन को आप एटलीस्ट 12 मंथ तो यूज करोगे. तो कोई भी ऐसा एसेट जिसकी लाइफ इज मोर देन 12 मंथ, दैट इज कॉल्ड एज ए फिक्स्ड एसेट इन द बिजनेस, और यू कैन से इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए नॉन करंट एसेट. करंट एसेट में क्या होगा, इसका जो लाइफ होगा दैट विल बी लेस देन 12 मंथ. इसका फॉर्म भी चेंज होता है. इसका फॉर्म कैन बी चेंज्ड. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं आपसे कैश, तो कैश इज एसेट. सबके लिए एक कैश एक एसेट का काम करता है, बट कैश को तो आप इजीली इसका फॉर्म चेंज कर सकते हो ना. आज कैश किसी और फॉर्म में है, कल उस कैश से आप कुछ परचेज करोगे तो कैश का फॉर्म चेंज हो गया. अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टॉक ऑफ गुड्स, डेप्टर्स, ये वर्ड मैं भी डिस्कस करने वाला हूं आपसे, डेटर्स, तो ये भी हमारे क्या होते हैं, करंट एसेट होते हैं. डेटर वर्ड को अभी टाइम बीइंग के लिए इग्नोर करना, मैं इसको अभी ढंग से एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को. तो दूसरा क्लासिफिकेशन देखो मेरा यहां पर क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ. तो इफ यू क्लासिफाई द एसेट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ, तो मैंने यहां पे एसेट को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया. वन इज नॉन करंट एंड वन इज करंट. कोई भी ऐसा एसेट जिसकी लाइफ मोर देन 12 मंथ की रहती है, दैट इज क्लासिफाइड एज फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट एसेट. इसकी फॉर्म को हम चेंज नहीं करते हैं. यूजली इट गेट्स डेप्रिशिएटेड ओवर टाइम. फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, मशीन, कार, फर्नीचर. यूजली आपने एक फर्नीचर परचेज किया या कार परचेज किया तो इट लास्ट फॉर मोर देन 12 मंथ. और करंट एसेट में उसका अपोजिट क्या होगा, इसका लाइफ जो होगा यूजली 12 मंथ से कम रहेगा. इसका फॉर्म भी चेंज हो जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कैश हो गया, स्टॉक ऑफ गुड्स हो गया, डेप्टर्स हो गया, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे डेटर वर्ड को. तो ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ ऑफ एसेट. यहां पर कोई डाउट तो प्लीज मुझे बताओ. एसेट वर्ड में अभी भी किसी को भी 1% डाउट है तो प्लीज मेरे को पूछो. कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर रखना अपने माइंड को बस, बाकी तो डेफिनेशन बुक में भी मिल जाएंगी आपको. कोई डाउट अभी किसी को एसेट वर्ड में? No, sir. चलो परफेक्ट. तो आते हैं अभी, वेरी गुड, आते हैं अभी नेक्स्ट वर्ड पे. तो नेक्स्ट वर्ड जो इंपॉर्टेंट वर्ड है अकाउंट्स का वो है लायबिलिटी. और नाउ इट इज तो बड़ा कॉमन सा वर्ड होता जा रहा है ये. सभी लोग लायबिलिटी वर्ड यूज करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी. तो मुझे बताओ एक बार, अपार्ट फ्रॉम अकाउंट्स लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स पे डिपेंडेंट किसी पे. वेरी गुड, डिपेंडेंट किसी पे. एकदम सही बोला आपने कि किसी पर डिपेंडेंट हो जाना. दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लायबिलिटी. मींस काइंड ऑफ आपके ऊपर बर्डन है कुछ, है ना. तो लायबिलिटी का मतलब मैं अगर बात करूं तो इन सिंपल वर्ड्स इसका मतलब होता है बर्डन. हम बोलते हैं ना वो मेरी लायबिलिटी है, ये मेरी लायबिलिटी, मतलब वो मेरा बर्डन हो गया एक तरीके का. ठीक. और यहां पर हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में मतलब मैं यहां पे एक वर्ड और ऐड कर देता हूं, तो मैं बोल देता हूं यहां पे फाइनेंशियल बर्डन. सिंस लास्ट फर्स्ट क्लास हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट. सारे वर्ड्स आप जो समझ रहे हो ना, बिजनेस के एंगल से समझना, ओनर के एंगल से मत समझना. बिकॉज आगे हम जितना भी अकाउंट्स पढ़ेंगे, वी विल स्टडी द अकाउंट्स फॉर द बिजनेस, नॉट फॉर द ओनर्स. तो आते हैं लायबिलिटी वर्ड पे. तो लायबिलिटी जैसे मैं बोला कि फाइनेंशियल बर्डन. तो देखो जैसे मैं आप सपोज छोटा सा एग्जांपल दूं आपको. सपोज मिस्टर एक्स एक ओनर है बिजनेस का, और ये एक बिजनेस है एक्स वाई जेड. ही इज द ओनर और उसने बिजनेस को स्टार्ट किया. तो अभी मुझे मिस्टर एक्स की लायबिलिटी के बारे में नहीं पढ़ना है. मिस्टर एक्स ने कार लोन लिया, उसने घर के लिए लोन लिया, उसने पर्सनल लोन लिया, मुझे उससे क्या मतलब. आई एम फोकसिंग ओनली फॉर द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस. तो नेवर एवर थिंक फ्रॉम मिस्टर एक्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो अपनी पर्सनल लाइफ में वो जो लोन ले रहा है उसका बिजनेस से क्या मतलब है. तो हम लोग यहाँ पे जो लायबिलिटीज को डिस्कस कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस लायबिलिटीज, कि बिजनेस के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन क्या क्या होता है. तो यहां पर भी इसको हम दो वेज में क्लासिफाई कर सकते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी. तो पहला क्लासिफिकेशन है आपका यहां पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी.
ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ फंड। तो पहला क्लासिफिकेशन है आपका यहां पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो इंटरनल देखो, मैं अगेन वही बोलूंगा आपसे, बार बार मैं एक वर्ड को बार बार रिपीट करता रहता हूं, मे बी आप शायद बोर हो जाते हो इस वर्ड से, बट इसका इंपॉर्टेंस समझो। ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट। अभी आप सोचो, इस चीज को विजुअलाइज करो माइंड में। सपोज जैसे मैंने बोला कि मिस्टर एक्स ने बिजनेस को स्टार्ट किया, और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सपोज मिस्टर एक्स ने बिजनेस में 10 लाख रुपीज लगा दिए सपोज, क्योंकि अगर आप सपोज कोई शोरूम ओपन कर रहे हो, आप कोई शॉप ओपन करोगे, तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। तो सपोज मिस्टर एक्स ने बिजनेस में 10 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर दिया, भी रीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो यू विल नॉट बिलीव, बिजनेस तो इसको भी लायबिलिटी मानेगा। सोचो अभी आप, बिजनेस इस मनी को भी लायबिलिटी मान रहा है। क्यों मान रहा है? बिकॉज हम लोग यहां पे क्या एजम्पशन लेके चलते हैं माइंड में कि ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट बॉडी। तो ओनर ने जो कंट्रीब्यूशन किया बिजनेस में, बिजनेस तो उसको भी एक लायबिलिटी मान के चलता है। तो बिजनेस अपने माइंड में क्या एजम्पशन, देखो बिजनेस अपने माइंड में क्या एज्यूम कर रहा है कि भले ही ओनर ने मनी दिया मुझे, बट फॉर मी, फॉर द बिजनेस इट इज ए लायबिलिटी। तो जो इंटरनल लायबिलिटी मींस जो भी ओनर का कंट्रीब्यूशन है बिजनेस में, ओनर कंट्रीब्यूशन इन द बिजनेस, जिसको हम लोग कैपिटल वर्ड से भी डिनोट करते हैं। मैं आऊंगा कैपिटल वर्ड पे अभी। तो इन द सिंपल वर्ड्स अगर आप इसको समझो, तो बिजनेस में ओनर ने जो भी कंट्रीब्यूशन किया, बिजनेस उसको भी एक लायबिलिटी मानेगा। तो सोचो अभी आप, हम लोग यहां पे कितना डिफरेंस क्रिएट करके चल रहे हैं। तो आप जो भी वर्ड समझ रहे हो अपने माइंड में, जो भी कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना आप, उसको समझना बिजनेस के एंगल से। तो अपने माइंड में ना एक बिजनेस का एक वर्चुअल इमेज बना लो धीरे धीरे करके। एक दिन में नहीं बनेगा, बट बनेगा। तो आप जो भी पढ़ोगे अभी आगे से जो भी हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ रहे हैं बिजनेस के एंगल से, नॉट फ्रॉम द ओनर्स एंगल। तो ओनर ने बिजनेस में जो भी कंट्रीब्यूशन किया, दैट इज कॉल्ड एज ए कैपिटल। इसको हम पढ़ेंगे इस वर्ड को आगे। एंड बिजनेस के एंगल से वो भी एक लायबिलिटी है। अपार्ट फ्रॉम, Also, हाँ प्लीज, liability can also mean expense. कैन ऑल्सो में क्या बोल रहे थे प्लीज वंश को रिपीट करना। Expense. एक्सपेंडिचर, मैं आता हूं आपके पॉइंट पे। देखो एक्सपेंडिचर इफ इट इज नॉट पेड देन इट विल बी ए लायबिलिटी। समझा ना आपको? Okay, okay, हाँ. इफ इट इज पेड देन इट विल नॉट बी ए लायबिलिटी। आप देखो, मैं आप छोटे से हर चीज का मैं एग्जांपल देता हूं, आपको क्लियर होगा। जैसे आप लोगों का जो स्कूल का फी है, यू विल गेट ए ड्यू डेट फॉर द फी और नॉट, Yes, sir. है ना? तो सपोज आपने ड्यू डेट से पहले फी को पे कर दिया, देन इट विल बी ओनली एक्सपेंडिचर। बट आपने ड्यू डेट के बाद अगर पे किया, तो आफ्टर द ड्यू डेट इट विल बी ए लायबिलिटी ऑन यू। Yes. गॉट इट ना? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो आता हूं मैं अभी एक्सटर्नल लायबिलिटी पे। तो जैसे दोनों के वर्ड का मीनिंग आई थिंक काफी क्लियर हो रहा होगा आपको, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो अपार्ट फ्रॉम ओनर, अपार्ट फ्रॉम ओनर, सपोज बिजनेस ने कुछ बैंक से लोन लिया, तो बैंक तो बिजनेस का ओनर नहीं है ना। तो जो भी आप आउटसाइडर पार्टी से लोन लोगे, इट मे बी ए बैंक, इट मे बी योर फ्रेंड, कुछ भी हो सकता है, इट मे बी ए सप्लायर। तो जो भी आप आउटसाइड पार्टी से लोन ले रहे हो आप, दैट विल बी कॉल्ड एज ए एक्सटर्नल लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। जैसे सपोज अभी मेरे को वंशिका ने बोला कि एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग है, सपोज एम्प्लॉयज की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सपोज इट विल बी ए 100% लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, बिकॉज उस एम्प्लॉय ने आपके लिए 1 मंथ काम किया है एंड यू आर लायबल टू पे हिम हिज सैलरी फॉर द मंथ। इफ यू हैव नॉट पेड द सैलरी, तो एम्प्लॉय तो है, बिजनेस का ओनर तो नहीं है ना, ही इज ए आउटसाइडर पर्सन। तो एनीथिंग विच इज पेबल बाय द बिजनेस टू द आउटसाइडर विल बी ए लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। कोई डाउट प्लीज तो मुझे बताओ यहां पे। कोई डाउट किसी को? नो सर। परफेक्ट, हाँ प्लीज बोलो ना। सर वो एक्सटर्नल में हम्म
वो क्रेडिटर्स पे आ जाएंगे ना? बिल्कुल आएंगे, क्रेडिटर्स 100% आएंगे। मैंने तो क्या बोला अभी, सिंपल वर्ड्स में अपना कॉन्सेप्ट रखो आप। अपार्ट फ्रॉम ओनर संदेश, जो भी आउटसाइडर है, इट मे बी क्रेडिटर, इट मे बी एम्प्लॉय, इट मे बी बैंक लोन, वॉट एवर यू से, तो अपार्ट फ्रॉम ओनर बिजनेस ने किसी को भी कुछ भी मनी पे करना है, दैट विल बी एक्सटर्नल लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। क्लियर संदेश? यस सर। वेरी गुड। इसका एक और क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ रीपेमेंट। तो अगेन हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे यहां पे। एक तो रहेगा आपका नॉन करंट, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और एक रहेगा आपका करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट की मैं अगर बात करूं, इफ द अमाउंट इज पेबल आफ्टर 12 मंथ, तो कोई भी बिजनेस के ऊपर जो लायबिलिटीज है, इफ इट इज पेबल आफ्टर 12 मंथ, तो दैट विल बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो दिस लायबिलिटी विल बी पेबल आफ्टर 12 मंथ। ठीक, करंट लायबिलिटी इसका अपोजिट रहेगा, पेबल विद इन 12 मंथ, पेबल विद इन 12 मंथ। तो कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो बिजनेस को विद इन 12 मंथ रीपे करनी है, जो या शॉर्ट टर्म की लायबिलिटी है, आपको 6 महीने में, 5 महीने में, 2 मंथ्स में पे करनी है, ऑल सच लायबिलिटीज विल बी कॉल्ड एज व्हाट? करंट लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं आपसे अगर, तो क्रेडिटर्स, मैं आता हूं क्रेडिटर वर्ड पे, मैंने आपको भी एक्सप्लेन नहीं किया इसको, मैं इसको कभी कवर करूंगा। यहां पर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन, तो सपोज आपने एक बैंक से लोन लिया फॉर 10 ईयर्स, तो कोई भी ऐसी लायबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर 12 मंथ विल बी कॉल्ड एज व्हाट? नॉन करंट लायबिलिटी। एंड कोई भी ऐसी लायबिलिटी बिजनेस की जो बिजनेस ने पे करना है विद इन 12 मंथ, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? करंट लायबिलिटी। आई होप आपको अभी एसेट और लायबिलिटी वर्ड ये दोनों क्लियर है, और ये दोनों अकाउंट्स के एकदम कीवर्ड है, हर जगह यूज करते हैं इसको। कोई डाउट किसी को तो प्लीज मुझे बताओ। स्पेशली No, sir. स्पेशली क्रिश एंड स्टेफी, बाकी लोगों ने आई थिंक पढ़ा भी हुआ है पहले एक बार ये। स्टेफी, कोई डाउट है आपको इसमें? No, no, क्रिश? no, sir. नहीं सर, नॉट येट। ओके, वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम किसी को और भी कोई डाउट माइंड में आ रहा है, कुछ लग रहा है कि हाँ ये भी डाउट्स हो सकता है, तो प्लीज कोई भी डाउट माइंड में आ रहा है तो प्लीज पूछो, क्योंकि एवरीथिंग इज न्यू, तो मे बी समटाइम कुछ डाउट्स क्रिएट हो सकते हैं। तो कभी डाउट आ रहा है प्लीज मुझे बीच में स्टॉप करके पूछना। आते हैं अभी नेक्स्ट वर्ड पे। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा रहेगा अभी डेप्टर्स, जो मैंने ऊपर एक वर्ड यूज किया था, डेप्टर। तो डेप्टर मे बी ए पर्सन, मे बी ए पार्टी, मे बी एनी बिजनेस who owes money to the business, who owes money to business। तो ये वो लोग हैं या ये वो बिजनेस हैं जिसने बिजनेस को मनी पे करना है, जिसने बिजनेस को मनी पे करना है। एंड फॉर द बिजनेस डेटर इज करंट एसेट। Now I will give you one example for this. हर चीज एग्जाम्पल से जल्दी क्लियर हो जाती है। तो सपोज ये मेरा बिजनेस है XYZ लिमिटेड, ये मेरा क्या हो गया? बिजनेस। और ये एक मेरा कस्टमर है मिस्टर ए। सपोज बिजनेस ने, से फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ने कुछ गुड्स इसको सेल किए, से सोल्ड गुड्स to this customer, say worth rupees 1 lakh, and these goods were sold on credit। credit मतलब कि बिजनेस ने ये गुड्स उधार पे सेल किए मिस्टर ए। तो these goods were sold by the business to मिस्टर ए on credit। credit का मतलब यहां पर क्या है कि बिजनेस ने ये गुड्स इसको उधार पे सेल किए। ठीक, तो भी बस यही डेटर है हमारा। तो इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, इन द बुक्स ऑफ बिजनेस मिस्टर ए विल बी ए डेप्टर फॉर द बिजनेस। तो जब तक ये बंदा मनी पे नहीं करेगा बिजनेस को, तो बिजनेस अपनी बुक में इसको क्या बुलाएगा? डेटर। तो मैंने ऊपर देखो डेफिनेशन में भी वही लिखा है, इट मे बी ए पर्सन, मे बी ए पार्टी, मे बी ए बिजनेस हु ओज। ओज मतलब इसने मनी पे करना है,
Who owes money to the business, and for the business, debtor is a current asset. Debtor is what? It is a current asset. तो मैंने एग्जाम्पल में क्या दिया आपको कि सपोज मेरा एक बिजनेस है XYZ लिमिटेड, and this business sold some goods to Mr. A, and these goods were suppose sold on a credit of rupees 1 lakh. तो जब तक मिस्टर ए बिजनेस को मनी पे नहीं करेगा, इन द बुक्स ऑफ बिजनेस मिस्टर ए का नाम डेटर रहेगा, मतलब इसको हम डेटर बोलेंगे बिजनेस के लिए. दूसरा एक वर्ड और है क्रेडिटर. क्रेडिटर वर्ड इसका अपोजिट है. इट मे बी ए पर्सन, इट मे बी एनी पार्टी, इट मे बी एनी बिजनेस. To whom business owes money. To whom business owes money will be called as what? Will be called as a creditor. And creditor is a current liability for the business. Creditor is a current liability for business. सर हाँ प्लीज बोलो ना. सर नॉन करंट लायबिलिटी कैसे नॉन करंट भी हो सकता है ना? नॉन करंट तो मतलब आप बोल रहे हो कि सपोज आपको अगर 12 मंथ के बाद पे करना है तो नॉन करंट हो जाएगा, ये बोल रहे हो ना? यस. हाँ उस केस में हो सकता है. बट यूजली एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे सपोज संदेश आपने पूछा ना डाउट है संदेश? यस सर. हाँ देखो एक्चुअली होता क्या है, सपोज आपने कुछ गुड्स सेल किए कस्टमर को या आपने कुछ गुड्स बाई किए, यूजली वी आर हैविंग ए हैबिट ऑफ पेइंग विद इन 12 मंथ ना. यस सर. तो जब तक कुछ क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होता है तो वी ऑलवेज एज्यूम कि वी आर गोइंग टू पे और वी आर गोइंग टू रिसीव मनी विद इन 12 मंथ. ओके सर. But if they are specify, then it will be a non-current also. It may be a non-current also. Clear? ओके सर. But in the usual case, हम लोग मानते हैं creditor is a current liability. तो for example, I will give you one example. तो suppose ये मेरा business है XYZ Limited, and ये एक मेरा supplier है, suppose से Mr. B. He is my supplier और मैं इस Mr. B से अपने business के लिए कुछ रॉ मटेरियल या कुछ गुड्स वगैरह परचेज करता हूँ. तो सपोज मेरे बिजनेस ने, इनफैक्ट मैंने नहीं, बिजनेस ने सपोज मिस्टर बी से कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया. बिकॉज आप कुछ गुड्स प्रोड्यूस करोगे तो आपको उसके लिए इनपुट्स तो चाहिए ना. तो कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया से वर्थ रुपीज 1 लाख, और इसको आपने परचेज किया ऑन क्रेडिट. क्रेडिट मतलब कि आपने इसको उधार पे परचेज किया. तो अभी आपके बिजनेस की बुक्स में मिस्टर बी विल बी कॉल्ड एज व्हाट? क्रेडिटर. एंड इट विल बी लायबिलिटी बिकॉज ये मनी बिजनेस को पे तो करना पड़ेगा ना. ये मनी जो होगा वो बिजनेस को पे करना होगा. दैट्स व्हाई क्रेडिटर विल बी ए लायबिलिटी फॉर द बिजनेस. कोई डाउट यहाँ पे किसी को भी प्लीज मेरे को पूछो. सर हाँ प्लीज बोलो तो ना. फिर फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक बिजनेस चालू किया हाँ और मैंने बैंक से लोन ली, सो बेसिकली दे आर अ क्रेडिटर फॉर मी, राइट? एक्चुअली मैं बताऊं आपको क्रिश, बैंक लोन को हम लोग क्रेडिटर की कैटेगरी में काउंट नहीं करते हैं. बैंक लोन हम सेपरेटली शो करते हैं. अच्छा, ओके. बट इट इज ए लायबिलिटी, उसमें कोई डाउट नहीं है. सर हाँ प्लीज बोलो ना. फॉर एग्जांपल बैंक लोन लॉन्ग टर्म लोन हो जाएगा ना फिर? बैंक लोन अगर आपने लिया है सपोज 3 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ, 10 मंथ के लिए तो वो शॉर्ट टर्म रहेगा, और अगर आपने लिया है फॉर मोर देन 12 मंथ देन इट विल बिकम लॉन्ग टर्म. ओके सर. क्रिश आप कुछ और पूछ रहे थे? हाँ यस सर. सो बैंक की जगह पे इफ इट्स सपोज अ पर्सन, तो वो मेरे लिए क्रेडिटर है यस, और उसके लिए मैं एक डेबिटर हूँ. वेरी गुड, परफेक्ट, एकदम सही बोला आपने. ओके फाइन, थैंक यू. और किसी को कुछ भी डाउट प्लीज पूछो. चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग वर्ड पे. कहीं पर कोई डाउट हो रहा है प्लीज पूछते रहना मेरे को बीच बीच में. नेक्स्ट वर्ड है कैपिटल. तो ओनर कंट्रीब्यूशन इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल. ओनर कंट्रीब्यूशन इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल. तो बिजनेस में ओनर ने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है, from the business point of view it is called as what? Capital. And it is the claim of owner
claim of owner in the business. तो सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि एक मिस्टर एक्स था, ये बिजनेस का ओनर है। सपोज ही इज नॉट ए बिजनेस, ये बिजनेस का ओनर है और इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया। सपोज XYZ लिमिटेड के नाम से एक बिजनेस इसने ओपन कर दिया। तो ये आपका हो गया बिजनेस। अभी बिजनेस तो एक आर्टिफिशियल बॉडी है और हम लोग पहले से पढ़ ही रहे हैं, ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट। तो सपोज मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सपोज कुछ कैश दिया, सपोज ₹10 लाख का। एक बिल्डिंग दी इसने बिजनेस को, सपोज ₹20 लाख की। तो दोनों आइटम इसने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किए। तो एनीथिंग विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो बिजनेस क्या बोलेगा, मेरा कैपिटल यहां पर कितना है अभी? 30 लाख रुपीस का। और देखो मैंने आपको ऊपर लिखवाया भी था इस चीज के लिए, ओनर कंट्रीब्यूशन इन द बिजनेस इज ऑल्सो ए लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। इट इज ए इंटरनल लाइबिलिटी, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट बिजनेस तो इसको भी एक लाइबिलिटी मान के चलेगा, बिकॉज द बेसिक रूल इज सेम, ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट। तो बिजनेस में ओनर ने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है फ्रॉम द बिजनेस एंगल, दैट कंट्रीब्यूशन विच इज मेड बाय द ओनर इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ड्राइंग्स। ये वर्ड आपको बिल्कुल न्यू मिल रहा होगा। ड्राइंग्स वर्ड तो कुछ और ही साउंड करता है माइंड में बिफोर स्टडिंग द अकाउंट्स। एक्चुअली यहां पे ड्राइंग्स का मतलब ही पूरा अलग है। तो एनीथिंग विच इज विड्रॉन बाय द ओनर, एनीथिंग which is withdrawn by the owner from business for personal use is called as drawings. Is called as what? Drawings. And business deduct the amount of drawings from owner's capital. तो अभी आप सोचो कितना बड़ा डिफरेंस यहां पे क्रिएट हो गया अभी ओनर एंड बिजनेस के बीच में। पहली चीज तो ओनर ने जो फंड कंट्रीब्यूट किया, बिजनेस तो पहले से बोल रहा है कि तो मेरी लायबिलिटी है, इट इज नॉट माई मनी, इट इज द मनी ऑफ द ओनर एंड वी ऑलवेज एज्यूम ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट। तो हम दोनों पार्टी में डिफरेंस क्रिएट करके रखा हुआ है शुरू से ही। तो यहां पे मैंने क्या बोला आपको, एनीथिंग विच इज विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। तो ओनर बिजनेस के मनी से ना अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे नहीं निकाल सकता है। अगर वो ले रहा है तो बिजनेस क्या बोलता है, इट इज ए ड्रॉइंग्स, और बिजनेस इमीडिएटली वो मनी उसके कैपिटल में से कट कर देगा। सोचो अभी आप। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूं यहां पे कि जो मेरा प्रीवियस केस था, सपोज मिस्टर एक्स एक ओनर था बिजनेस का और ये बिजनेस हो गया XYZ लिमिटेड। तो सपोज मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया विद द अमाउंट ऑफ ₹10 लाख। तो बिजनेस क्या बोल रहा है, कैपिटल हो गया 10 लाख। कैपिटल कितना हो गया, 10 लाख रुपीज। बिजनेस तो बोल रहा है कैपिटल मेरी लायबिलिटी है। बिजनेस तो शुरू से क्या बोल रहा है, कैपिटल मेरी इंटरनल लायबिलिटी है। तो अभी सपोज मिस्टर एक्स एक सेपरेट बॉडी बना हुआ है, बिजनेस एक सेपरेट बॉडी बन गया है अभी यहां पे। अगर सपोज मिस्टर एक्स बिजनेस से कुछ मनी विड्रॉ कर ले, सपोज उसको कहीं गोवा टूर पे जाना है, उसने बिजनेस से मनी निकाला और गोवा टूर पे चला गया, तो बिजनेस क्या बोलता है, इट इज अ ड्रॉइंग्स। ये जो मनी आपने बिजनेस को दिया है ये बिजनेस ही यूज करेगा, आप यूज नहीं कर सकते हो। ये जो मनी आपने 10 लाख रुपीस बिजनेस को दिया है वो बिजनेस के लिए दिया है, इट इज नॉट फॉर योर पर्सनल लीजर। तो इफ यू विड्रॉ एनीथिंग, नॉट ओनली मनी, सपोज आपने बिजनेस का कार लिया और आप अपना चले गए कहीं टूर पे, इट इज अ ड्रॉइंग्स। सपोज आपने बिजनेस में कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर करे और उसमें से कुछ पार्ट ऑफ गुड्स सब अपने घर पे लेके चले गए, इट इज अ ड्रॉइंग्स, दैट इज नॉट अलाउड इन द बिजनेस।
दैट इज नॉट अलाउड इन द बिजनेस। तो अगर आप बिजनेस से कुछ भी ड्राइंग करते हो तो आप ले जाओ, वो मना नहीं कर रहा है बिजनेस, वो आप लेके जाओ घर, सब कुछ लेके चले जाओ। बिजनेस इमीडिएटली आपका जो भी, सपोज यहाँ पे इसने 50,000 रुपीज विड्रॉ किए बिजनेस से, तो बिजनेस यहाँ पे क्या करेगा, 50,000 रुपीज कैपिटल में से काट देगा आपके, और आपका कैपिटल अभी रह जाएगा 9,50,000 रुपीज। तो लेटर ऑन यू कैन नॉट से कि मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, नो, बिकॉज आपने उस 10 लाख में से 50,000 तो विड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल यूज के लिए। तो दैट्स व्हाट इज अ ड्राइंग्स एंड दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ ड्राइंग्स इन द अकाउंट्स। आपको मैं इसका एक और एग्जांपल दूं, जिससे कि तो कॉन्सेप्ट आपके और क्लियर हो जाएंगे। जैसे सपोज मालूम है ये रूल्स जो बने हैं ना, आपको लगता है आप, जैसा मैं बताऊं, अगर जैसे सपोज छोटी छोटी शॉप्स हैं, जैसे सपोज हम लोग देखते हैं सारी छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, आपको लगता है कि वो अकाउंटिंग के कुछ ऐसे रूल्स फॉलो करते होंगे क्या, वो उसको ड्राइंग्स मानते होंगे? किसी को ऐसा फील होता है क्या? बताओ मुझे, क्या छोटी शॉप वालों को पता भी होगा ड्राइंग्स क्या होता है? बट वो भी तो एक बिजनेस है। सोचो एक बार, बताओ मुझे, ऐसा कुछ होगा क्या? छोटे छोटे शॉप, जो छोटे छोटे स्टोर्स हैं, क्या ये लोग भी ड्राइंग्स मान के चलते होंगे क्या? या ये लोग हाँ सर, पर मुझे बस वो टर्म नहीं पता है। बट आपको लगता है कि वंशिका, की सपोज से फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको यहाँ पे। सपोज एक ग्रोसरी स्टोर है छोटा सा, ठीक है, और ग्रोसरी स्टोर में उसके पास सब चॉकलेट्स वॉकलेट्स रखी हुई, सब कुछ रखा हुआ है। सपोज स्टोर वाले का बेटा आया शॉप पे और बोला पापा मुझे चॉकलेट चाहिए, तो उसके डैडी क्या बोलेंगे? इट इज अ ड्राइंग? नहीं बोलेंगे ना, इमीडिएटली दे देंगे ना। हाँ। तो एक्चुअली मैं बताऊंगा, देखो इसका लॉजिक समझना भी यहाँ पे। एक्चुअली होता क्या, जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं, मे भी छोटे छोटे बिजनेस फॉलो नहीं करते होंगे, बट हम लोग जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, हम लोग यूनिवर्सल चीजें पढ़ रहे हैं, मींस इट शुड हैपन एक्चुअली। छोटा सा एग्जांपल मैं अगर आपको दूं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं अगर रिलायंस की बात करूं, तो रिलायंस में जो रिलायंस के फाउंडर हैं अंबानी ग्रुप्स एंड ऑल, तो उनके जो एमडी हैं, चेयरमैन है, वो सब अंबानी, सारे पोर्टफोलियो उन्हीं के पास है। तो सपोज इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को स्टार्ट कर दिया। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज में सोचो आप, क्या पूरा पैसा क्या मुकेश अंबानी का लगा हुआ है? नो, ये कंपनी अपने शेयर इशू करती है, और कुछ शेयर आप परचेज करते हो, कुछ शेयर मैं परचेज करता हूं, मींस जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है वो परचेज करते हैं सब लोग शेयर्स। एंड जो भी इस कंपनी के शेयर्स परचेज करता है, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर गिविंग देयर मनी टू द कंपनी ओनली। तो सोच के देखो इस चीज को आप, रिलायंस इंडस्ट्री, जितने भी आपकी पब्लिक कंपनी, चाहे टाटा मोटर्स है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, विप्रो है, इन्फोसिस है, मारुति है, HCL टेक्नोलॉजी है, उनके शेयर्स मार्केट में सेल होते हैं। मींस कंपनी में पब्लिक कंट्रीब्यूट कर रही है मनी पब्लिक को चलाने के लिए। तो आप खुद सोचो, अभी मनी किसने दिया? मनी पब्लिक दे रही है। तो क्या इस मनी का मिस यूज मुकेश अंबानी को करना चाहिए? नो, नहीं करना चाहिए। तो अगर ये मनी कुछ विड्रॉ करेगा अपने पर्सनल यूज के लिए, तो बिजनेस इमीडिएटली जो इसका कैपिटल था उसमें से वो मनी कट कर देगा। तो हम लोग जो रूल पढ़ रहे हैं वो सब यूनिवर्सल रूल्स हैं। अभी कोई फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, मुझे उससे मतलब नहीं है। यूजली जितने भी छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं, छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, उनको तो अकाउंटिंग की टर्म्स भी नहीं पता है ना, वो कैसे फॉलो कर सकते हैं? वो सब हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है इकोनॉमी का, ठीक है ना। तो ड्राइंग्स की मैं अगर बात करूं, तो ड्राइंग्स में जो फंड ओनर विड्रॉ कर रहा है, इट मे बी नॉट ओनली, इट मे बी फंड ऑल्सो, इट मे बी गुड्स ऑल्सो, एनीथिंग। तो बिजनेस से अगर उसने कुछ भी विड्रॉ किया फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट्स, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए ड्राइंग्स फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, और बिजनेस वो ड्राइंग्स का अमाउंट उसके कैपिटल में से इमीडिएटली कट कर देगा। किसी को अभी भी कोई डाउट है, प्लीज मेरे को पूछो। कोई डाउट यहां पे किसी को? नो सर। वेरी गुड, परफेक्ट। तो आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। प्लीज नेक्स्ट क्लास कोई मिस मत करना, बिकॉज यहां से आगे आई थिंक किसी ने भी कवर नहीं किया है। तो प्लीज सभी लोग अवेलेबल रहना क्लास में।